डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फीमेल गमीटोफाइट है वो ज़ाइगोट में तब्दील हो जाता है और यही ज़ाइगोट डिवाइड्स होता है माइटोटिकली और एम्ब्रियो बना देता है। अब इस स्टेज के ऊपर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के ऊपर देखें तो जो ये देखें ये फर्टिलाइजेशन हुए, ये एक ज़ाइगोट बन गया है, यहाँ फ्यूजन न्यूक्लियस है, ये जो एक ओव्यूल होता है ये दरमियान के अंदर पड़ा, ये सारी बहर वाली ये ओवरी है, बहर वाली ये जो आउटलाइन नज़र आ रही है आपको, और दरमियान के अंदर ये ओव्यूल पड़ा हुआ है। ये ओव्यूल सीड के अंदर तब्दील हो जाता है। अब इसी आगे वाली हम सीड की स्ट्रक्चर पढ़ने लगे हैं। सीड की स्ट्रक्चर, सीड के 3 हिस्से होते हैं। सबसे जो बहर वाला हिस्सा होता है ये सीड कोट होता है। ये सीड कोट कहाँ से बनता है? ये ओव्यूल की जो दीवार होती है, इंटेगुमेंट होता है ओव्यूल का, बहर वाला ये इंटेगुमेंट से सीड का कोट, सीड का हॉल बनेगा। और दरमियान के अंदर ये जो एग पड़ा था जिसकी फर्टिलाइजेशन हुई, बाद के अंदर ये ज़ाइगोट बन गया और यही ज़ाइगोट एम्ब्रियो के अंदर तब्दील हो गया। ये देखें ये एम्ब्रियो नज़र आ रहा है। और ये दूसरा जो स्पर्म था ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे आने वाला, एक तो एग के साथ मिला था और दूसरा फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ। ये फ्यूजन न्यूक्लियस सारा का सारा ये एंडोस्पर्म टिश्यू के अंदर तब्दील हो रहा है जो आपको ब्लैक कलर के अंदर है। अब सीड के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। एक इसका बहर वाला हिस्सा होता है जिसे हम सीड कोट कहते हैं, और दूसरा एम्ब्रियो है, और तीसरा इसका क्या होता है? एंडोस्पर्म टिश्यू होता है। ये देखें, सबसे पहले हम सीड कोट के पढ़ने लगे हैं। सीड कोट क्या होता है? ये इंटेगुमेंट बहर वाले हिस्से से बनता है जिसने ओव्यूल को क्या किया होता है? घेरा हुआ होता है। आप पीछे देख सके थे। अच्छा, ये भी बाद औक़ात बड़ा थिन ब्रीक सा होता है, जैसे कि पीनट के अंदर हो गया, और कुछ के अंदर ये सख्त होता है, मोटा होता है, जैसा कि कोकोनट के अंदर हो गया। अब सीड कोट के काम क्या हैं? ये 2 काम करता है। एम्ब्रियो को मैकेनिकल इंजरी से बचाता है और फिर उसे खुश्क होने से भी बचाता है। इसके 2 काम हैं, मैकेनिकल इंजरी से बचाएगा और खुश्क होने से बचाएगा। अब सीड कोट के ऊपर 2 चीज़ें होती हैं। एक बड़ा सकार होता है जिसे हम हैलम कहते हैं, और यही हीलम होता है। ये वो चीज़ होती है जहाँ सीड ओवरी की वाल के साथ अटैच होता है। ये सकार होगा, ये बड़ा सा होगा। अब इसी सकार या बड़े के साथ एक छोटा सा सुराख होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ये छोटी सी ओपनिंग वो ओपनिंग होती थी जिस जगह से पोलन ट्यूब अंदर दाखिल होती थी। ये देखें, ये माइक्रोपाइल है छोटा सा, यहाँ से पोलन ट्यूब अंदर दाखिल हो रही है। किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। यही जो पोलन ट्यूब, ये जो मैक्रोपाइल है, फिर एम्ब्रियो बाद के अंदर इसी से क्या कर लेता है? पानी अब्जॉर्ब करता है। अब ये पहला हमारा पोर्शन हो गया जो क्या, जिसे हम क्या कहते हैं? सीड कोट कहते थे। अब दूसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं जो कि एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा उसे हम कहते हैं प्लूम्यूल, ऊपर की तरफ निकलेगा जो शूट बनाएगा, और जो नीचे की तरफ निकलेगा उसे हम कहते हैं रेडिकल। 2 चीज़ें होती हैं, एक ऊपर की तरफ जाएगा प्लूम्यूल, एक नीचे की तरफ जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं एम्ब्रियो के। और तीसरा उसके 2 कार्टिलेडन्स होते हैं। अब जो आपको ये नज़र आ रहा है ये वाला एम्ब्रियो है, ये ऊपर की तरफ प्लूम्यूल जा रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ ये प्लूम्यूल जा रहा है और नीचे की तरफ ये रेडिकल जा रही है, और ये इसका कार्टिलेडन है। ये भी इसका एक कार्टिलेडन है, 2 कार्टिलेडन है। इस कार्टिलेडन को उसने काट के दिखाया है। ऊपर की तरफ प्लूम्यूल शूट बनाएगा, नीचे की तरफ रेडिकल, नीचे की तरफ ये जड़ बनाएगा। ये उसका एक हीलम है, ये सकार है जो इसको सीड को फ्रूट वाल के साथ मिलाता है। और मैक्रोपाइल क्या होता है? वो उसको छोटा सा सुराख होता है, वो दिखा होता है। अच्छा, अभी जो हम इसकी तरफ देखने लगे हैं प्लूम्यूल की तरफ, ये प्लूम्यूल रेडिकल क्या होता है? वो डिवेल्प पहले होता है। रेडिकल से न्यू जड़ें निकलती हैं और प्लूम्यूल से शूट निकलता है। अच्छा, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम होता है, ये जो अब कार्टिलेडन की अटैचमेंट से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं एपिकोटाइल, और कार्टिलेडन की अटैचमेंट के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं हैपोकोटाइल। ये देखो, ये कार्टिलेडन है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये कार्टिलेडन है, ये वाला, ये कार्टिलेडन के ये ऊपर वाला हिस्सा है जो आपको ये वाला नज़र आ रहा है, ये ऊपर वाला हिस्सा ये एपिकोटाइल है, और जो नीचे वाला हिस्सा होगा ये हैपोकोटाइल होगा। ये देखें, यहाँ भी देख लें, ये कार्टिलेडन है, कार्टिलेडन के नीचे वाला हिस्सा हैपोकोटाइल, और ऊपर वाला ये सारा का सारा हिस्सा ये एपिकोटाइल होगा। हैपोकोटाइल और एपिकोटाइल के बारे में आपको बता रहा था। अच्छा, ये जो कार्टिलेडन होता है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की क्या होती है? यहाँ न्यूट्रिएंट्स मतलब ज़ख़ीरा वगैरह होता है किसके अंदर? इसके अंदर सीड के अंदर। एंजियोस्पर्म के अंदर अगर हम देखें, जो एंडोस्पर्म टिश्यू है, अगर हम उसकी बात करें तो एंडोस्पर्म टिश्यू असल में खुराक का ज़ख़ीरा ही होता है, जो कि एम्ब्रियो की खुराक होता है।
ये सारा का सारा एंडोस्पर्म टिश्यू बाहर पड़ा होता है, ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो की सारी क्या होती है, ये खुराक होती है। और ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू है, जो एम्ब्रियो की खुराक है, इसके अंदर आयल यानी तेल, स्टार्च और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। अब हम जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में पढ़ेंगे। जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होती है? जर्मिनेशन ऑफ सीड ये होता है कि जब हम सीड को एक सूटेबल इन्वायरमेंट देंगे, उसको लोकेशन देंगे, उसको पानी वगैरह देंगे, तो ये सीड क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, एक सीडलिंग छोटे से पौधे के अंदर ग्रोथ कर जाएगा। इससे हम कहते हैं कि ये जर्मिनेशन है। अब हमने करना क्या है कि हमने इसको पानी के अंदर भगो देना है। जब पानी के अंदर भगो गए तो ये क्या करेगा, ये स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, सीड कोड इसका फट जाएगा और रूट इसकी पहली साख्त होगी जो कि रेडिकल्स निकलेगी नीचे की तरफ, और वो रूट जाके इस पौधे को, इस छोटे से एम्ब्रियो को ज़मीन के साथ अटैच कर देगी। अब ये पानी ज़मीन से लेगा, न्यूट्रिएंट ज़मीन से लेगा, और फिर उसके बाद ये प्लूम्यूल ऊपर की तरफ बढ़ाएगा, और जिससे क्या बनेगा, जिससे बनेगा इसका शूट बनेगा दूसरे लम्हे के अंदर। पहले इसकी रूट बनेगी और दूसरे लम्हे के अंदर इसका क्या बनेगा, शूट बनेगा। अच्छा, कुछ सीड ऐसे होते हैं कि जो ग्रोथ नहीं करते जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, तो ऐसे सीड डॉर्मेंट कंडीशन के अंदर पड़े रहते हैं, मीन खाबीदा होते हैं, सोए रहते हैं। जब ही इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, यानी अच्छा टेम्परेचर सही हो गया है, पीएच सही है, माहौल ठीक है, तो फिर ये ग्रोथ करते हैं। तो डॉर्मेंसी क्या होती है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर जब सीड ग्रोथ ना करे, इसे हम कहते हैं कि सीड की डॉर्मेंसी है, डॉर्मेंट है, यानी ख्वाब सोया हुआ है, काम नहीं कर रहा। अच्छा, हम इलांगेशन की बेद कहते हैं कि जब हाइपोकुटाइल जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जब हाइपोकुटाइल की इलांगेशन होगी, जब वो तेज़ी के साथ बढ़ेगा तो कार्टिलिडन ज़मीन से बाहर आ जाएगा, और जब कार्टिलिडन ज़मीन से बाहर आ जाए तो इसे हम कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। क्या मतलब है? एपी का मतलब होता है अपान, जियल का मतलब ज़मीन है, जियो से निकला है, मीन्स कार्टिलिडन ज़मीन से ऊपर आ चुका है, कार्टिलिडन ज़मीन से ऊपर आ चुका है। देखें, ये कार्टिलिडन ज़मीन से ऊपर आ गया है, यहाँ देखें कार्टिलिडन ज़मीन से ऊपर आ गया है। ये जो हाइपोकुटाइल नीचे वाला हिस्सा था, कार्टिलिडन के नीचे वाला, इसने ग्रोथ ज़्यादा की है, ये कार्टिलिडन नीचे वाले हिस्से ने। तो अब ये जो कार्टिलिडन है ये ज़मीन के ऊपर आ चुका है, इसने एक हुक बना लिया है, इसे कहते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। अच्छा, बाद वक़्त ये होता है कि हाइपोकुटाइल जो नीचे वाला होता है वो ज़्यादा लांग नहीं होता, बल्कि जो एपीकुटाइल होता है ऊपर वाला वो ज़्यादा लांग हो जाता है जिसके अंदर है। जब ये ज़्यादा लांग हो जाएगा तो फिर कार्टिलिडन ऊपर नहीं आएगा, कार्टिलिडन नीचे ही पड़ेगा। जब ये ज़्यादा लांग, तो फिर कार्टिलिडन जब नीचे होगा तो इसे हम कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपो का मतलब नीचे होता है, जियल का मतलब ज़मीन है, मतलब इसकी सीड की जर्मिनेशन हो रही है वो ज़मीन के नीचे हो रही है, हाइपोजियल। एपीजियल जर्मिनेशन, जो सीड की जर्मिनेशन हो रही है, जो पौधा जर्मिनेट कर गया है, वो ज़मीन के उसका कार्टिलिडन ऊपर है। हाइपोजियल, ये ज़मीन के अंदर उसका कार्टिलिडन पड़ा हुआ है, हैपीजियल जर्मिनेशन इसको कहते हैं। कार्टिलिडन का मतलब है सीड भी उधर पड़ा हुआ है, इसका सीड ऊपर चला जाता है। तो ये हमने पढ़ा है जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब हम पढ़ने लगे हैं कंडीशन ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन कैसे होती है? अगर हम कंडीशन की बात करें तो इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दो कंडीशन होती हैं। अगर हम इंटरनल कंडीशन की बात करें, इंटरनल कंडीशन क्या होगी सीड की, मतलब ये है कि उसका एम्ब्रियो ठीक हो, एम्ब्रियो लाइव हो। अगर एम्ब्रियो लाइव होगा तो सीड जर्मिनेट करेगा, अगर नहीं होगा नहीं। इसके अलावा उसके अंदर जो सफिशेंट फूड स्टोरेज हो, खुराक का ज़ख़ीरा हो, मीन इसका एम्ब्रियो के साथ जो हमने पढ़ा था एंडोस्पर्म टिश्यू जो फूड स्पैरा वाला देता था किसको, सीड को, वो भी ठीक हो, सीड भी ठीक हो, एम्ब्रियो भी ठीक हो, तो फिर यह है इंटरनल कंडीशन इसकी क्या होती है, ठीक होती है। एक्सटर्नल कंडीशन के अंदर वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर वगैरह ठीक हो। बाद वक़्त आप गर्मियों के अंदर सीड लगाते हैं, वाटर की मिकदार भी होती है मगर वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, सीड ख़त्म हो जाता है। आप सर्दियों के अंदर सीड लगा रहे हैं, आप यानी सर्दी नहीं, सही मौसम है, टेम्परेचर ठीक है, ऑक्सीजन भी ठीक है, मगर आपने वहाँ पानी नहीं दिया, फिर भी सीड ख़त्म हो जाएगा। तो तीन चीज़ें सीड के लाजमी है, ये एक्सटर्नल कंडीशन के अंदर आता है। एक उसका वाटर, और दूसरा ऑक्सीजन, और तीसरा टेम्परेचर। कितनी चीज़ें हैं? वाटर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर। तो वाटर के बारे में पढ़ते हैं। वाटर क्या होता है? कहते हैं वाटर, अक्सर प्लांट्स के जो सीड्स होती है उनको थोड़ी मिकदार में पानी चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए। अच्छा, वो ये होता है कि उसके अंदर जो पानी होता है वो इम्बाइब्ड करता है। इम्बाइब्ड का मतलब होता है पानी आहिस्ता आहिस्ता सीड के अंदर रिश्ता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होता रहता है, इसको कहते हैं इम्बिबिशन। जब आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होगा तो सीड स्वेल करेगा,
फूलेगा और जो उसका सीड कोट है उसको फाड़ के जो एम्ब्रियो होगा, उसकी जो प्लीम्यूल होगी, ये नीचे वाला रेडिकल लगेगी, प्लीम्यूल से तना बाहर निकलेगा, रेडिकल से रूट नहीं निकलेगी। तो ये कौन कराएगा? ये वाटर कराएगा। अगर वाटर नहीं दे रहेगा, पानी इम्बाइब नहीं करेगा, अंदर नहीं जाएगा, सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो वाटर नेसेसरी है। ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन जो एम्ब्रियो होती है उसकी रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो रेस्पिरेशन नहीं होगी, और रेस्पिरेशन नहीं होगी तो पौधा कैसे बढ़ेगा? सीड जर्मिनेट करेगा? नहीं करेगा। ऑक्सीजन लाजमी है। हमारे पास ऑक्सीजन बच्चे को ना दे तो बच्चा जिंदा रहेगा? नहीं, मर जाएगा, तो सीड भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम टेम्परेचर की बात करें। आपको बताया कि अक्सर जो सीड हैं उनको टेम्परेचर 25 से 30 सेंटीग्रेड चाहिए होते हैं सीड को जर्मिनेट करने के लिए। इस वजह से हम जो सीड लगाते हैं या तो गर्मियाँ जा रही होती हैं लगाते हैं, या फिर गर्मी आ रही होती हैं, सर्दियाँ जा रही होती हैं, सर्दियाँ आ रही होती हैं। मतलब इस गर्मियों के बाद जो मौसम सही होता है हम सीड लगा देते हैं। ये कद्दू, तूरी, भिंडी वगैरह का लगाते हैं। इस तरह गन्ने की काश्त करते हैं, वो भी तो सीड है। मतलब है जो सीड की हम टेम्परेचर दे रहे होते हैं वो 25 से 30 सेंटीग्रेड होता है। ये फेवरेबल कंडीशन होती है, ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है सीड की जर्मिनेशन के लिए।